अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रिश्ते जुनून नावल की 6 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। उसने बेड की दूसरी साइड पर इशारा करते हुए कहा तो आयना एक झटके से खड़ी हुई। मुझे वॉशरूम जाना है, आयना कहती फ़ौरन वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो कब से वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी खुद को देख देख कर रो रही थी। आंखों के गिर्द गहरे हल्के होंठ और गर्दन पर जख्म उसे खुद पर रोने के लिए मजबूर कर रहे थे। इब्राहिम, आप मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते, ये तय है, लेकिन इतनी हवस बेशद जुनून क्या है ये? मैं क्यों समझ नहीं पा रही, क्यों मेरी रूह तक को छलनी करती है? क्या आपको मेरी तकलीफ अजियत महसूस नहीं हो रही? आयना को अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा तो वो रूम में आ लेट गई। इब्राहिम सो चुका था, फिर भी आयना को उससे खौफ महसूस हो रहा था। वो जितनी दूरी इख्तियार कर सकती थी उतनी दूरी पर लेटे आंख बंद कर गई। आमना सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर आईना नामा खोले बैठी थी। जब हसन भी उस तरफ आता इनकी बातें सुनने लगा। ये तुम क्या कह रही हो आमना? सही कह रही हूँ, मुझे तो लगता है जिसके साथ भागी थी इसके छोड़ जाने की वजह से पागल हो गई है। हुसन माँ से एक चंद कदम के फासले पर रुक गया था। आमना बस कर दो, क्यों सुबह सवेरे इसका जिक्र लेकर बैठ गई हो? हसन ने सुन लिया तो जानती हो ना पहली कितना दुखी है। हो जाएगा वो भी ठीक, थोड़ा टाइम गुजरेगा तो। हुसन, आओ बेटा नाश्ता करो। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। वो कहती रुका नहीं था क्योंकि वो आमना बेगम के मुंह से अपनी मोहब्बत की और तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देखा चला गया ना वो नाश्ता किए बगैर। इब्राहिम नाश्ता लेकर रूम में आया तो आयना के माथे पर झुका। उठ जाओ आयना, मेरे साथ नाश्ता करो। आयना आँख खुलती जल्दी से उठे खुद में सिमटी। क्या हुआ यार अब ऐसे डरती रहोगी तो कैसे चलेगा? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ नाश्ता करते हैं, भूख लगी है ना? इब्राहिम ने तस्दीक करनी चाहिए तो आयना ने फ़ौरन अस्पात में सर को जनिश दी। गुड, चलो उठो, आज मैं तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ। इब्राहिम जैसी अलमारी की तरफ बढ़ा, आयना जल्दी से अपना जूता पहनने लगी। इब्राहिम ने जैसी अलमारी खोली, सामने ब्लैक कलर फ्राक देखकर इस दिन हसन का ऊपर आना याद आया था। आयना, आइंदा मैं तुम्हें ब्लैक कपड़े पहने ना देखूं, ओके? इसने कपड़े इधर उधर करते हुए कहा तो आयना ने जल्दी से जी कहा। वो सुबह उठती कोई हंगामा नहीं चाहती थी। गुड, ये लो आज पिंक कलर की फ्राक पहनो, उसमें तुम बहुत प्यारी लगोगी। इसने फ्राक आयना की तरफ बढ़ाई जिसको वो जल्दी से थामे वॉशरूम फ्रेश होने चलेगी। वाह, ये तो बहुत जल्दी समझ गया, मतलब मुझे अब और मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयना जैसे ही रूम में आई इब्राहिम की नज़रों से कंफ्यूज होती मिरर के सामने जा खड़ी हुई। वो उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। वो पिंक कलर के पाँव तक आधी फ्राक पहने जिसकी आस्तीनें उसके हाथों को छू रही थी बहुत प्यारी लग रही थी। आयना ने कांपते हाथों के साथ सर से तौलिया हटाया और बाल संवारने लगी। जब उसे इब्राहिम मिरर से अपनी तरफ आता दिखाई दिया, आयना जल्दी से मुड़ी और 2 कदम पीछे होती हुई इब्राहिम को हाथ के इशारे से रुकने का कहा। प्लीज़, ओके मान लिया, और नाश्ता कर लो, फिर मुझे ऑफिस जाना है। इब्राहिम वहीं से टेबल पे रखी नाश्ते की ट्रे की तरफ बढ़ा और आयना भी जल्दी से वहाँ बैठ के नाश्ता करने लगी क्योंकि आज उसे भूख लगी थी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था जिससे इब्राहिम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जान, अगर मेरे ऑफिस जाने के बाद तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसकी सज़ा तुम्हें पता है ना? आयना का हाथ वहाँ में ही रुक गया था। उसने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। गुड, चलो करो नाश्ता, शाबाश। वो दोबारा से लड़जाते हाथों से नाश्ता करने लगी। इब्राहिम ने भी जल्द नाश्ता ख़त्म किया और आयना के माथे पे प्यार करे ट्रे उठाई कमरे से चला गया। उसके जाते ही आयना ने गहरा सांस लिया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी क्योंकि आज वो आराम सुकून से कुछ सोचना चाहती थी। इब्राहिम नीचे आया तो सरफराज साहब सोफे पे बैठी किसी गहरी सोच में थे। बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आयना ने नाश्ता कर लिया। जी बाबा, उसने तो मेरी बात मानी, लेकिन अब आपको मेरी बात माननी है। पहले कभी तुम्हारी बात टाली है बाबा, मैंने और आपकी मामा की टिकट्स करवा दी, आप दोनों कल लंदन जा रहे हैं। लेकिन क्यों बेटा, हम आयना को यहाँ ऐसे छोड़? बाबा, आपके इलाज के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये क्या बात हुई आपने आयना की? क्या अपने बेटे पर भरोसा नहीं आपको? ऐसा नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसे मुश्किल में तो नहीं छोड़ सकते। आज पुलिस वाले का भी फ़ोन आया था। तो आपने क्या कहा उसे? मैं बताया कि आयना की तबीयत हालत ठीक नहीं इसलिए वो वेट कर रहे हूँ। लेकिन बाबा प्लीज़, आप जा रहे हैं, कल हम यहाँ सब संभालूंगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। ओके बेटा, दिल तो नहीं मार रहा, लेकिन प्लीज़ बाबा, हमें आपकी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, हम अपने लिए आपकी जान पर जुल्म नहीं कर सकते। इब्राहिम सरफराज साहब को कायल करके ऑफिस के लिए निकल गया था। वो गाड़ी में बैठती मोबाइल पर अपने कमरे में लगे कैमरे की वीडियो देखने लगा। आयना बेड पे बैठी इधर उधर देख रही थी। फिर अचानक से कुछ याद आने पर उसने अलमारी खोली और कुछ ढूंढने लगी जिसको देख के इब्राहिम मुस्कराया। शायद वो जानता था कि आयना क्या तलाश कर रही है। ऑफिस करीब आने पर इब्राहिम वीडियो क्लोज करके मोबाइल जेब में डाले गाड़ी से पैर देकर कुछ सोचने लगा। आयना जो सोचा अलमारी की तरफ आई थी इसने वो ढूंढ निकाला। इब्राहिम की
रोएल वो हाथ थामे गौर से देखने लगी। इफ्राइम, तुम्हें मारते वक्त मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। जितनी तकलीफ व अजियत तुमने मुझे दी है, इससे बेहतर सजा हो ही नहीं सकती। वो रोएल हाथ में थामे बेड पे लेटी छत को खोने लगी, लेकिन कुछ ही मिनट में आयना नींद की वादी में उतर गई। जिसकी वजह सुकून था, वो हाथ में रोएल थामे शायद खुद को महफूज समझ रही थी। हसन यूं ही पहुंच गया था, लेकिन ज़ेन अभी भी अपनी माँ की बातों में उलझा हुआ था। मम्मा, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अगर आप अपनी कसम नहीं देती तो आज आयना मेरे पास होती, मेरे साथ होती। मैं जानता हूँ वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर देना आयना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हसन नम आंखें साफ करता हुआ क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। इब्राहिम टर्नर लिए रूम में आया। उसने बिना खौफ के दरवाज़ा खोला और दाखिल होते ही दरवाज़ा लॉक किया। वो जैसे ही ट्रे टेबल पे रखा पलटा, आयना रोएल इस पे ताने खड़ी थी कि आप क्या समझ रहे थे? मुझे सारी ज़िंदगी यहाँ कैद करके रखी हूँ, अगर मैं खामोशी से कबूल कर लूँगी, इससे बेहतर मैं आपको मारकर जेल में रहूँ। कम से कम वहाँ मुझे इंसान तो समझा जाएगा। आयना मुसलसल रो रही थी और इब्राहिम खामोशी से सुन रहा था, जिस पर आयना को हैरत भी हो रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने गंदे ज़हन के मालिक होंगे। ना तो आप अच्छे भाई बन सके और ना ही शोर। आयना की बोलती इब्राहिम के कदमों ने बंद की, जो उसकी तरफ उठ रहे थे। आयना ने भी बगैर सोचे समझे गोली चला दी, लेकिन अगली पल इब्राहिम की हंसी कमरे में गूंजी। पागल लड़की, सारा दिन इसी सीने से लगाए लेटी रही। पहले चेक तो कर लेती इसमें गोलियां हैं भी या नहीं। इससे पहले कि इब्राहिम आयना को अपनी गिरफ्तार में लेता, वो रेल पूरी जोर से इब्राहिम के सर पर मार चुकी थी, जिससे इब्राहिम के माथे से खून बहने लगा। लेकिन इसे अपनी परवाह कहाँ थी। वो फिर भी आयना को अपने बाहों के सहारे में ले चुका था। क्या कहा था अभी तुमने? हाँ, मैं अच्छा भाई नहीं बन सका क्योंकि मैं तुम्हारा भाई था ही नहीं, लेकिन शोर तो बहुत अच्छा हूँ। देखो ना, शोर बनने से पहले ही मैंने सारे हक अदा कर दिए थे। आइंदा भी किसी किस्म की कमी नहीं होने दूंगा। छोड़े मुझे प्लीज़। आयना को दिल ही दिल में खुद पे गुस्सा आ रहा था। जिस चीज़ पर भरोसा करो वो आज़ादी के ख्वाब देख रही थी। इसे चेक करना कैसे भूल गई। मैंने कहा था ना तुमसे, आयना अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो सज़ा मिलेगी, और तुमने सज़ा जानते हुए भी यह हरकत की, जिसका मतलब तुम्हें सज़ा से डर नहीं लगता। तुमने देखा, पहले मेरा तो पहले ही खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। इब्राहिम आयना की चीखों पुकार, रोना धोना इग्नोर करके इसे बेड तक ले गया था। आयना को इस वक्त किसी वहशी से कम नहीं लग रहा था, जैसे वो अपने होशो-फाज में ही ना हो। हर बार की तरह वो आज भी लाचार थी। बहुत हाथ पाँव मारने के बावजूद वो खुद को छुड़ा नहीं पाई थी। सरफराज साहब जाने से पहले एक बार आयना से मिलना चाहते थे, लेकिन इब्राहिम ने उन्हें अपनी बातों में ऐसा घुमाया कि वो आयना से मिले बगैर रहीला के साथ अपने इलाज के लिए अंदर रवाना हो गए। इब्राहिम जानता था सारी रात आयना पर वजह से वो वहशी दरिंदा बन टूटा था। इसकी हालत वो सब बयान कर देगी। उनके जाते इब्राहिम ने गहरा सांस लिया और नाश्ता अलग ट्रे में सजाने लगा। इब्राहिम अपनी खुशी न छुपाते हुए गुनगुनाता हुआ रूम में आया तो आयना घुटनों में सर दिए बैठी थी, जो अब उसकी आवाज़ सुनते खुद को समेट रही थी। आओ आयना, आओ नाश्ता करें, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। मुझे नहीं करना नाश्ता। आयना बहुत ज़ोर से चिल्लाई तो इब्राहिम इसके करीब आ बैठा। क्या हुआ आयना? इसके ऐसे अनजान बनने पर आयना की आंखों में हैरत उतर आई। बस कर दें इब्राहिम, ये अनजान बनने का ड्रामा क्यों करें आप? प्लीज़ मुझे एक बार ही मार क्यों नहीं देते? इब्राहिम ने इसके रोते हुए चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत प्यार हमदर्दी से इसकी तरफ देखने लगा। आयना को इस वक्त वो रात वाला इब्राहिम बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। शिश बस खामोश हो जाओ, रोना नहीं। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सच में तो जब आप अपनी हवस के तायब मुझे अजियत में मुब्तला करते हैं, इस वक्त ये आंसू क्यों आप पर असरअंदाज नहीं होते? आयना, मैं तुम्हारा शोर हूँ। देखो, हसन ने उस दिन तुम्हारी गर्दन को चूमा था तो तुम्हें बुरा नहीं लगा था, तो शोर का करीब आना क्यों बुरा लग रहा है? इब्राहिम की बात सुनती आयना का दिमाग घूमने लगा। तो उसने ये मेरा पीछा, वो सोचती फौरन उठ खड़ी हुई। इब्राहिम प्लीज़, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अगर ज़िंदगी में आपको कभी मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ़ कर दें। मुझे बाबा से मिलना है प्लीज़। अभी आयना कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन इब्राहिम इसका बाजू थामे से अपनी तरफ खींच चुका था। आयना, क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? मुझे पापा से मिलना है, इनको देखना है। आयना फिर से चलाई तो इब्राहिम मुस्कुराया। वो इलाज के लिए चले गए हैं बहन। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो इसकी गिरफ्तार से निकलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो इस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, अपने बाबा का चेहरा देखना चाहती थी। आयना, मत कोशिश करो मेरी कैसे निकलने की, क्योंकि जितनी कोशिश तुम निकलने की करोगी मुझे इतना ही गुस्सा आएगा, और गुस्से में मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। तुम जानती हो ना। इब्राहिम ने बहुत प्यार से इसके बाल गर्दन से हटाते हुए कहा। तो आयना एक पल में सारी मज़ामत भूल गई और खाली आंखों से इब्राहिम की तरफ देखने लगी। चंद सेकंड के बाद ही आयना ने गले से पकड़ अपनी शर्ट खींचकर फाड़ दी। इब्राहिम इस पर झुकते हुए रुका।
इब्राहिम ये लें और आज अपनी हवस पूरी कर लें। बहुत प्यार करते हैं ना अपनी माँ से, तो कसम है आपको अपनी माँ की, अब तब तक मुझे नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरी आखिरी सांस मेरा साथ नहीं छोड़ देती, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ आपका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इब्राहिम ने इसके चेहरे के गिर्द दोनों हाथ फैलाए। आईना, ये हवस नहीं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत। वो उसके हाथ छटके 2 कदम पीछे हुई। ये मोहब्बत नहीं, हवस है जिसको आप दिन रात मुझ पर निछावर कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि मैं किस अज़ियत से गुज़र रही हूँ। आईना रोती ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी, तो इब्राहिम भी इसके सामने आ बैठा। नहीं, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो तो मुझे गुस्सा दिलाती हो इसलिए। आईना तेज़ आवाज़ में रोते जा रही थी। वो पागलों की तरह इसके आंसू बार-बार साफ कर रहा था। प्लीज़ इब्राहिम, मुझे बख्श दें, जाने दें, मैं पागल हो जाऊँगी। और मैं, आईना, तुम बार-बार जाने का कहती हो, कभी सोचा मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर जैसे पहले रहते थे इब्राहिम? पहले मैं तो सारी रात तुम्हारी खिड़की में बैठी तुम्हें देखा करता था, जब तुम आराम से सोई होती थी। दिन में भी टाइम का बहुत हिसाब रखता था ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आमना-सामना हो। और मैंने जो कुछ तुम्हें कैद करके किया वो बहुत ज़रूरी था, वरना आज हम एक ना होते। इब्राहिम अजीब सी कैफियत में सब बता रहा था, लेकिन आईना रोना भूले उसकी बातें सुन रही थी। आप पागल हैं इब्राहिम, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, अपना इलाज करवाएं वरना मुझे भी पागल कर देंगे आप। आईना से थोड़ी दूरी इख्तियार करती हुई बोली, तो इब्राहिम को फिर से गुस्सा आने लगा। मैं पागल हूँ, तुम समझती हो मैं पागल हूँ? वो चिल्लाता हुआ आईना पर झुकने वाला था जब आईना ने पास पड़े गुलदान पकड़े इसके सर पे दे मारा। दूर रहो मुझसे वहशी जंगली इंसान। आईना का वजूद कांप रहा था, वो रोती हुई वॉशरूम की तरफ भागी। इब्राहिम अपने सर पर हाथ रखे रूम से निकला, नीचे आया। सर, क्या हुआ है आपको? मुलाजमा इस इब्राहिम के सर से निकलता खून देखकर इसकी तरफ भागा। कुछ नहीं, तुम जानते हो नायना की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है आजकल। जाओ तो मेडिकल बॉक्स लेकर आओ, नहीं रुको तुम डॉक्टर को कॉल करो। मुलाजमा जैसे ही पलटा, इब्राहिम ने कुछ सोचते हुए डॉक्टर का कह दिया। जी जी, अभी कॉल करता हूँ। हसन घर आया तो सीधा अपने रूम में चला गया। जब से उसने आईना का सुना था, एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। वो सुबह से खुद को कोस रहा था क्योंकि मैंने आईना का साथ नहीं दिया। मुझे चाहिए था कि उसके कहीं दूर ले जाता, यहाँ से बहुत दूर। उसने आज पहली बार सिरकिट से लगाई थी, जिसका पहला कश लगाते ही वो खांसी करने लगा। मामा, क्या कर दिया आपने? मैं किस कदर मजबूर हूँ, आईना का हाल भी पूछ नहीं जा सकता। उसकी गाल से एक आंसू बहकर उसकी शर्ट पर गिरा था। आईना कब से वॉशरूम में बंद कांप रही थी, दिल तो जैसे बहराने को बेकरार था। क्या कर दिया मैंने? वो अब क्या करेगा? क्या मुझे मारेगा? नहीं नहीं, लगा अगर इसने मेरे साथ मेरे साथ आईना खुद से सवाल जवाब करते करते थक गई। फिर किसी ख्याल के तहत इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोले रूम में देखा, जहाँ वो नहीं था। मतलब वो बाहर चला गया। आईना जल्दी से रूम के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर ले, लेकिन वो ज़मीन पर पड़े टूटा हुआ गुलदान तो भूल ही गई। जैसे ही आईना का पाँव से उससे ज़ख्मी हुआ, तकलीफ़ की एक लहर ने उसके वजूद को अपने लिपट में ले लिया। उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वो खुद ही खुद को संभालती बेड के पास ज़मीन पे बैठ के लाख कोशिश के बावजूद वो गुलदान का टुकड़ा पाँव से खींचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। वो कभी गुलदान के टुकड़े पर अपनी पकड़ बनाती, कभी लेकिन दूसरी पर इसे छोड़ देती। बाबा प्लीज़ आ जाएँ, आपकी बेटी को ज़रूरत है आपकी। मैं मर जाऊँगी बाबा, प्लीज़ आ जाएँ। आईना रोती हुई आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही थी। उसने खुद की आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। डॉक्टर चला गया तो इब्राहिम ने मोबाइल निकाले, रूम का कैमरा ऑन किया तो आईना को ऐसे ज़मीन पे बैठा देखकर जब इसने गौर किया, वो पाँव को थामे बैठी है जिससे काफ़ी खून बह गया था। इब्राहिम बहुत स्पीड से रूम की तरफ भागा। जैसे ही वो रूम में आया, आईना उसके सर पे बैंडेज देख के डरने लगी। प्लीज़ मेरे पास मत आए, मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी। शश, कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें। आईना खामोश। ये क्या हुआ है? वो उसके करीब बैठा पाँव का जायजा लेने लगा, लेकिन आईना को इसकी बात पर यकीन नहीं आया था। इब्राहिम जल्दी से मेडिकल बॉक्स लिए इसके पास ज़मीन पर ही बैठ गया। नहीं, हाथ मत लगाएं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ अपना हाथ पीछे करें। आईना ने अपने हाथ से उसका हाथ पीछे करना चाहा। आईना, मुझे देखने दो, ये ज़्यादा देर अंदर आ तो इन्फेक्शन हो जाएगा पाँव में। फ्रेंड ने बात करते करते गुलदान का वो टुकड़ा अचानक से खींच दिया। इससे पहले कि आईना चीखती, वो एक हाथ आईना के मुंह पे रख चुका था। बस हो गया। एक बार में इब्राहिम का हाथ उसके आंसू से भीग गया। अब खामोश, मुझे ये साफ करके बैंडेज करने दो। रीना की आंखें बोझल सी हो गई थी। इब्राहिम ने बैंडेज करती आईना को मेडिसिन दी, जिससे उसको जल्दी नींद आने लगी। वो बेड पे लेटी सो गई तो इब्राहिम ने जल्दी से मुलाजमा को बोला, कमरे की सफाई करवाई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। आईना 2 घंटे बाद जागी तो सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। वो सर पे हाथ रख के जैसे ही उठकर बैठी, उसकी नज़र सामने पड़े मोबाइल पर पड़ी, जो इब्राहिम जल्दी में छोड़ गया था। मोबाइल देखकर भी आईना को कोई खुशी नहीं हुई। एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं। आईना बहुत मुश्किल से बिस्तर से उठे मोबाइल तक आई
وہ زمین پر بیٹھی اس کے لاک کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ سب سے پہلے آئنہ نے لاک کھولنے کے لیے فریم کا نام ہی لکھا، جو کہ غلط ثابت ہوا۔ وہ سوچنے سمجھنے کے بعد آئنہ نے رحیلہ کا نام لکھا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر کسی خیال کے تحت آئنہ نے اپنا نام لکھا، جو بالکل صحیح پاسورڈ تھا۔ آئنہ کے ہونٹوں پہ نہ جانے کتنے دنوں بعد مسکراہٹ پھیلی۔ کیا حسن کو کال کروں؟ اس سے پہلے آئنہ حسن کا نمبر ڈائل کرتی کوئی دروازہ کا لاک گھما رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل لاک کیا، لیکن اسے واپس رکھا نہیں، کیونکہ پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ جلدی بیڈ تک نہیں جا سکتی تھی۔ افرایم نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھا تو دماغ گھومنے لگا۔ وہ ایک پل ضائع کیے بغیر اس کے قریب آیا اور ایک زوردار تماچا آئنہ کے چہرے پہ مارا۔ وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا سر سائڈ پر پڑے ٹیبل سے ٹکرایا اور خون بھی بہنے لگا۔ آنکھ کڑائی ہوئی وہ ماتھے پر ہاتھ رکھا سیدھی ہوئی۔ اس وقت تک افرایم اس کے ہاتھ سے موبائل لے چکا تھا۔ تو تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گی، کیونکہ مجھے اس گیس سے نکلنا ہے، یہاں دم گھٹتا ہے میرا۔ آئنہ اس ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے شاید اب ڈر کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ چلائی تو افرایم نے اس کے بال مٹھی میں لیے۔ یہ تو تمہاری خواہش ہی رہ جائے گی میری ڈول، تم تو صرف میری اور میرے پاس ہی رہو گی۔ آج وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سے کھو رہی تھی، جو جان پیستا ہوا بو رہا تھا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن تم اپنے ذہن سے آزادی کا خیال نکال دو۔ آئنہ کو لاک کھلنے کی خوشی میں رونا بھی نہیں آ رہا تھا، بلکہ افرایم کے جاتی وہ مسکرانے لگی اور ہاتھ پہ لگا خون دیکھنے لگی۔ بس آج کی رات کی بات ہے افرایم، کل میں کیسے آزاد ہوں گی؟ اس کے سر بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ اٹھے، آہستہ آہستہ دوبارہ بیڈ پہ لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حسن اپنی ماں کے روم میں آیا تو آمنہ کو صبح والا قصہ یاد آیا۔ تمہیں یقیناً آئنہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، لیکن میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ ماما، مجھے آئنہ سے شادی کرنی ہے۔ اگر اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، پھر بھی مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ حسن نے کوئی بنا تمیز باندھے سیدھی بات کہی تو آمنہ مسکرانے لگی۔ سرفراز بھائی کی عزت کا بوجھ کوئی اور اپنے کندھوں پہ اٹھا چکا ہے۔ بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آئنہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ حسن آنکھیں پھاڑے آمنہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جسے اگلی بات کا انتظار کر رہا ہو، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ تو حسن ان کے قریب آیا۔ کس کے ساتھ؟ افرایم کے ساتھ۔ ماما، آپ مذاق کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ وہ بھائی ہے اس کا، حسن چلایا، لیکن آمنہ ابھی بھی بہت ریلیکس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب ساری بات حسن کو بتائی تو اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آمنہ بیگم کی آواز کو اگنور کر کے زور سے دروازہ بند کے روم سے چلا گیا۔ آئنہ سو رہی تھی جب افرایم روم میں آیا۔ اس کا غصہ اب کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے فریش ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد آئنہ کا کھانا لیا واپس روم میں آیا۔ آئنہ کا کھانا وہ ٹیبل پہ رکھ کے لیٹ گیا تو اس کی نظر آئنہ کی طرف گئی، جو بہت آرام سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ صدیوں کی تھکن آنکھوں کے گرد ہلکے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا آئنہ، لیکن میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، تم بس میرے سامنے رہا کرو، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی اور دیکھے۔ افرایم اس وقت خود غرضی کی ہر حد پار کر چکا تھا۔ وہ آئنہ کو روح کو دیے گئے زخموں سے بالکل انجان بنا بس اپنی ہوس میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ افرایم لائٹ آف کر کے لیٹ گیا تھا۔ آئنہ کب سے آنکھیں بند کیے اسی پل کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ بے چینی سے اس کے سونے کا ویٹ کر رہی تھی۔ حسن آدھے گھنٹے سے آئنہ کا نمبر ملا رہا تھا، یہ جانتی ہوئے بھی کہ اس کا نمبر آف ہے۔ وہ بار بار ٹرائی کر رہا تھا۔ کیا مجھے اس کے گھر جا کر اس سے بات کرنی چاہیے؟ وہ کیسے؟ آخر کیسے افرایم سے شادی کر سکتی ہے؟ کیسے دن وہ خوف کے تحت میرے پاس آئی تھی؟ کیوں میں نے ماما کی بات مانی؟ کیا آئنہ افرایم سے شادی کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے؟ اس کا مطلب یہ سب میرا قصور ہے، میری وجہ سے وہ آج اس حال میں ہے۔ حسن آسمان پہ نظریں جمائے خود سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ یہ باتیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی کو اپنے دل کا حال نہیں سنا سکتا تھا۔ آئنہ بہت آرام سے اٹھ کر افرایم کے سائے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھی۔ پاؤں میں شدید درد کے باوجود وہ یہ کام کل پر نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ افرایم پاسورڈ چینج کرتا، آج یہ کام ہر حال میں کرنا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتی جہاں آئنہ نے حسن کا نمبر ملایا، وہیں افرایم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جیسے ہی ٹائم دیکھنے کے لیے اپنا ہاتھ موبائل پکڑنے کے لیے بڑھایا، وہاں موبائل نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھے لائٹ آن کی۔ حسن نے دوسری بیل پر کال ریسیو کی تو آئنہ کی آواز سنتے حسن کھڑا ہوا۔ آئنہ، تم ٹھیک ہو؟ یہ افرایم کے نمبر سے کیوں؟ حسن، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میری بات سنو پلیز۔ آئنہ نے بات شروع کی تھی کہ افرایم اسے پکارتے ہوئے دروازہ ناک کرنے لگا۔ آئنہ، دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ حسن، افرایم نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے اور سب کو کہتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں، اور مجھے اغوا بھی افرایم نے کیا تھا۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے پلیز حسن۔ آئنہ نے کانپتے وجود اور آواز کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے حسن کو سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ حسن آئنہ کے پیچھے آتی افرایم کی آواز کو بھی سن رہا تھا۔ تم فکر نہیں کرو آئنہ، مجھے یہ بتاؤ۔ اس سے پہلے حسن کچھ پوچھتا کال کٹ گئی تھی۔
آئینہ نے کال بند کی اور خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کرنے لگی، لیکن ڈر کے باوجود دل کو سکون تھا کہ حسن کو وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ اسے یہاں سے لے جائے گا۔